हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एपोप्टोसिस के बारे में। एपोप्टोसिस जो है उसको प्रोग्राम सेल डेथ कहा जाता है। ये एक टाइप का प्रोसेस होता है जहाँ पर सेल्स जो है कैपेबल होते हैं अपने आप को डिस्ट्रॉय करने में। ठीक है, ये एक टाइप का सेल सुइसाइड होता है जहाँ पर सेल खुद को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि कई सारे रीज़न इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि डीएनए डैमेज हो गया उस सेल में, या उस सेल में आप बोल सकते हो न्यूट्रिएंट का जो है डेफिशिएंसी दिखाई दे रहा है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस जो है वो हो सकता है। सो उन सारे प्रॉब्लम की वजह से जो है वो सेल जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, जिससे वो क्या होता है कि अनवांटेड हो जाता है। इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है कि मतलब डेथ करवाना पड़ता है, या आप बोल सकते हो कि उसको डिस्ट्रॉय करवाना पड़ता है, उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो हमारे बॉडी में ये जो प्रोसेस है ये नेचुरली होता है। ये जो कि एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। इसमें क्या होता है कि स्टेप जो है वो फॉलो किए जाते हैं। हेल्दी वे में जो है सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहा गया है। एपोप्टोसिस वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है। एपो का मतलब होता है फ्रॉम, और टोसिस का मतलब होता है फॉलिंग। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक पेड़ में जो है ग्रीन लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस में अच्छे से हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो मैच्योर लीव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि उनके पास क्लोरोफिल का अमाउंट जो है वो कम होता है, क्योंकि वो जो लीव्स है वो ड्राई हो जाते हैं और वो ग्रीन नहीं रहते, उनका कलर भी चेंज हो जाता है। मतलब वो क्या होंगे कि अब धीरे धीरे अपना फंक्शन जो है वो कम करते हैं। ठीक है, उनमें क्लोरोफिल कम होता है, इस कारण से उनमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं हो पाता है, और वो पेड़ को वो उतना अमाउंट में फूड प्रोवाइड नहीं कर पाता है जितना होना चाहिए। सो एक समय में क्या होता है कि वो जो लीव है वो अपने आप ही टूट के गिर जाता है। सो इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी सारे सेल्स जो है वो अपना फंक्शन अच्छे से करते हैं, बट कई सारे रीजंस के वजह से पर्टिकुलर सेल्स जो भी है उनमें दिक्कत आने लगती है, वो अपना फंक्शन अच्छे से प्ले नहीं कर पाते हैं, और फाइनली उनका जो है एपोप्टोसिस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, सो इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो हमें पढ़ना होगा। पहले हम जान लेते हैं कि एपोप्टोसिस बेसिकली कैसे होता है। सेल जो एपोप्टोसिस जिसका होने वाला है वो क्या करता है कि श्रिंक करने लगता है। उनमें क्या होता है कि क्रोमेटिन का जो है कंडेंसेशन होने लगता है, जिसको पिक्नोसिस कहा जाता है। ये सेल जो है अपना जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ब्लेबिंग बनाना शुरू करते हैं, उनमें ब्लेबिंग का फॉर्मेशन होने लगता है, और वो क्या करता है कि फ्रेगमेंटेशन उसका होता है, छोटे छोटे जो है पार्ट में वो इस तरीके से टूट जाता है, जिसको एपोप्टोटिक बॉडी कहा जाता है, और वो क्या होता है कि फाइनली मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, वो खत्म हो जाता है। सो इस तरीके से जो है एपोप्टोसिस होता है, बट इसमें जो है पाथवेज फॉलो किए जाते हैं। उन पाथवेज के बारे में हमें पढ़ना होगा। और हाँ, इसमें एक बात मैं कहना भूल गई कि इसका रीज़न क्या होता है कि एपोप्टोसिस क्यों किया जाता है। एपोप्टोसिस इसलिए किया जाता है क्योंकि जो डिजीज्ड सेल है या डैमेज सेल है उनको एलिमिनेट किया जाए, जो कि वो अदर सेल को इन्फेक्ट ना करे, इस वजह से भी। और ये कंट्रोल करता है सेल के नंबर को, और ये मेंटेन करके रखता है उस सेलुलर होम्योस्टेसिस को। ठीक है, इसी रीज़न की वजह से जो है एपोप्टोसिस करवाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एपोप्टोसिस जो है वो अपना दो पाथवे फॉलो करता है। उसमें दो पाथवे जो है इन्वॉल्व रहते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे, और दूसरा होता है इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे। ठीक है, एक्सट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे जो है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो है वो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं। अच्छे से बताती हूँ, जो एनके सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, और जो साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि पर्टिकुलर सेल को, या आप बोल सकते हो टारगेट सेल को, क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं कि वो सेल का एपोप्टोसिस करवाया जाए। ठीक है, सो सराउंडिंग जो सेल्स है वो सिग्नल पहुंचाते हैं टारगेट सेल के पास। ये होता है एक्सट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे में। ठीक है, और इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे में क्या होता है कि यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर रोल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है। यहाँ पर जो है सेल के अंदर ही सिग्नल आता है, और सेल के अंदर ही एपोप्टोसिस कंप्लीट होता है। हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इसमें जो है सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है वो पढ़ना होता है एंजाइम के बारे में। एक एंजाइम है, इसमें हेल्प करता है। वो एंजाइम का नाम होता है कैस्पेजेस एंजाइम। ठीक है, उसके बारे में पहले हमें जानना पड़ेगा, फिर हम इन पाथवेज के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कैस्पेसेस एंजाइम जो है वो यहाँ पर मेजर रोल प्ले करते हैं।
ये केस्पेजेस एंजाइम एक टाइप का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाता है, या आप बोल सकते हो ये एक टाइप का एंडोप्रोटीएज होता है जो प्रोटीन में प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स का जो है ब्रेकडाउन करवाता है। इसका फुल फॉर्म है सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएजेस एंजाइम। जैसे कि मैंने कहा ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाएगा। सो यहाँ पर देखिए सिस्टीन जो है एक इसका कैटालाइटिक साइट होता है। हमें पता है एंजाइम के पास अपना एक कैटालाइटिक साइट प्रेजेंट होता है जहाँ पर क्या होता है कि उसके लिए सबस्ट्रेट एक बाइंड होता है और जो है फर्दर फंक्शन प्ले करता है। उसी तरह यहाँ पर भी एक कैटालाइटिक साइट प्रेजेंट होता है केस्पेज एंजाइम के पास जिसका नाम होता है सिस्टीन। सिस्टीन रेसिड्यू जो है वो क्या करता है कि प्रोटीन में सी टर्मिनल में क्या होता है एस्पार्टेट रेसिड्यू प्रेजेंट होता है। उसी एस्पार्टेट रेसिड्यू को ये क्या करता है क्लीव करता है, तोड़ देता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज एंजाइम, ये एस्पार्टेट रेसिड्यू को क्लीव करता है। ठीक है, आप लोग इतना जान के रखो। दूसरा, ये प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है, सेल के ग्रोथ में और डिवीजन में ये हेल्प करता है, ट्यूमर सप्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। केस्पेज जो है वो दो टाइप का होता है, एक एपोप्टोटिक केस्पेज होता है और दूसरा इन्फ्लामेटरी केस्पेज होता है। ठीक है, एपोप्टोटिक केस्पेज जो है केस्पेज 2 होता है, केस्पेज 3 होता है, केस्पेज 7, केस्पेज 8, केस्पेज 9 और केस्पेज 10 होता है। ठीक है, वही इन्फ्लामेटरी केस्पेज जो है वो केस्पेज 1, केस्पेज 4, केस्पेज 5, केस्पेज 11 और केस्पेज 12 होता है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पर एपोप्टोटिक केस्पेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो केस्पेज 2, केस्पेज 3, केस्पेज 7, केस्पेज 8 और केस्पेज 9 और केस्पेज 10 के बारे में हमें पढ़ना होगा। यहाँ पर जो है मैकेनिज्म को ध्यान रखते हुए एपोप्टोटिक केस्पेज को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है इनिशिएटर केस्पेज जो क्या करता है इनिशिएट करवाता है, या आप बोल सकते हो स्टार्ट करवाता है। ठीक है, और दूसरा होता है एक्सिक्यूशनर केस्पेज, ये क्या करेगा एपोप्टोसिस करवाएगा। अच्छे से समझाऊंगी, पहले आप केस्पेज एंजाइम के बारे में जो है अच्छे से जान लो। इनिशिएटर केस्पेज जो है वो केस्पेज 2, केस्पेज 8, केस्पेज 9 और केस्पेज 10 होता है। वहीं एक्सिक्यूशनर केस्पेज जो है केस्पेज 3, केस्पेज 6 और केस्पेज 7 होता है। यहाँ पर केस्पेज 2, 8, 9, 10 का जो है मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट प्रेजेंट होता है, उसके बाद लार्ज सब यूनिट प्रेजेंट होता है, उसके बाद सबसे नीचे जो है इसका प्रो डोमेन प्रेजेंट होता है। प्रो डोमेन ही मेन मतलब फंक्शन करता है। यहाँ पर देखिए दो डोमेन प्रेजेंट है, एक यहाँ पर कार्ड और यहाँ पर डीईडी। इन दोनों का फुल फॉर्म ये होता है, डीईडी का मतलब होता है डेथ इफेक्टर डोमेन, केस्पेज 8 और 10 के पास ये होता है। वही दूसरी ओर कार्ड का मतलब होता है केस्पेज रिक्रूटमेंट डोमेन, ये केस्पेज 1, 2, 4, 5, 9 के पास होता है। वही एक्सिक्यूशनर केस्पेज का भी यहाँ पर डायग्राम बना के रखा हुआ है। यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट प्रेजेंट होता है। केस्पेज 3, 6 और 7 मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। इनके पास फिलहाल मतलब डोमेन नहीं है, आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं है। ठीक है, अब इतना जान के रखो आप कि ये एंजाइम है तो ये क्या होगा, पहले तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। उसका जो इनएक्टिव फॉर्म होता है उसको प्रो केस्पेज कहा जाता है। ठीक है, एक्सिक्यूशनर केस्पेज जो है केस्पेज 3, 6, 7 इसको कैसे एक्टिवेट करवाया जाता है क्लीवेज के दौरान। आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे, आप अभी जान के रखो। यहाँ पर मैंने नोट वाइज लिखा है क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। दूसरी बात, इनिशिएटर केस्पेजेस को कैसे एक्टिवेट करवाया जाता है डाइमेराइजेशन के द्वारा। डाइमेराइजेशन का मतलब होता है कि दो आइडेंटिकल या सिमिलर मॉलिक्यूल जो है जब ज्वाइन होते हैं तब ये क्या करते हैं न्यू कंपाउंड एक फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है डाइमर। ठीक है, सो डाइमेराइजेशन के हेल्प से क्या होता है इनिशिएटर केस्पेज जो है एक्टिवेट होता है। अब ये जो डाइमर है इसको फैसिलिटेट कौन करवाता है, एडाप्टर प्रोटीन। एडाप्टर प्रोटीन का काम होता है कि ये अटैच होकर एक्टिवेट करवाने में हेल्प करे। ठीक है, ये हम आगे अच्छे पाथवे पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना जान के रखो कि एपोप्टोसिस में जो अडाप्टर प्रोटीन है वो किसके साथ बाइंड करता है, प्रो डोमेन के साथ। हमें पता है, मैंने दिखाया है आपको इनिशिएटर केस्पेज और एक्सिक्यूशनर केस्पेज। एक्सिक्यूशनर केस्पेज के पास प्रो डोमेन नहीं था, इनिशिएटर केस्पेज के पास डीईडी डेथ इफेक्टर डोमेन और कार्ड ये दोनों डोमेन प्रेजेंट थे। उन दोनों डोमेन में ये क्या होता है कि अडाप्टर प्रोटीन जो है वो अटैच होकर एक्टिवेट करवाने में हेल्प करता है किसको, प्रो केस्पेज को। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस्पेजेस एंजाइम के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडाप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अभी हम देखते हैं कि मेन जो पाथवे है एपोप्टोसिस का वो कैसे होता है। यहाँ पर आप अच्छे से अगर देख पाओगे तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स, ये हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे के बारे में।
एक्सट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे में हमें पता है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल हेल्प करते हैं, एनके सेल्स और साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स जो है सिग्नल पहुंचाते हैं टारगेट सेल के पास। ठीक है, सो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल कैसे सिग्नल पहुंचाएंगे? उनके पास जो है लिगांड होता है, एक लिगांड होता है डेथ लिगांड, उसका नाम होता है FASL। अब जो कि ये लिगांड है तो ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। इसका जो रिसेप्टर है वो किसके पास प्रेजेंट होता है? टारगेट सेल के पास। जिस सेल को एपोप्टोसिस के द्वारा डिस्ट्रॉय करवाना है उसी के पास ये क्या होता है कि रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और उस रिसेप्टर का नाम होता है फास। ठीक है, ये रिसेप्टर के पास एक डोमेन होता है DD, डेथ डोमेन। आप ये याद रखना, डेथ डोमेन जो है टारगेट सेल के पास मौजूद रिसेप्टर के पास होता है, और यही रिसेप्टर के पास एक प्रोकेस्पेस 8 जो है वो अटैच रहता है कि जैसे ही लिगांड आएगा ये क्या होगा कि इसके साथ बाइंड होगा और अडाप्टर प्रोटीन आके प्रोकेस्पेस 8 को एक्टिवेट करवाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल सिग्नल लेके आए हैं किसके पास? ये टारगेट सेल के पास। इसके पास जो है लिगांड है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल के पास, लिगांड का नाम होता है FASL, और टारगेट सेल के पास रिसेप्टर है जिसका नाम है फास। ये FASL फास के साथ बाइंड होंगे। ठीक है, हमें पता है जैसे ही ये बाइंड होते हैं अडाप्टर प्रोटीन आ जाता है। अडाप्टर प्रोटीन इस तरफ से भी आएगा और इस तरफ से भी आएगा, जो कि इनमें दोनों तरफ क्या है कि डोमेन प्रेजेंट है। अब देखिए ये जो FADD आप देख रहे हो यही है एडाप्टर प्रोटीन। एडाप्टर प्रोटीन के पास दो डोमेन होते हैं, मैंने यहाँ पर जो है इसका डायग्राम बना के रखा हुआ है। एक डोमेन का नाम होता है DED, डेथ इफेक्टर डोमेन, और दूसरा DD, डेथ डोमेन। इनके पास भी ये दोनों डोमेन है और इसके पास भी ये दोनों डोमेन है, ये दोनों आपस में बाइंड होंगे। वहीं दूसरी ओर प्रोकेस्पेस 8 के पास देखिए एक डोमेन प्रेजेंट है, डेथ इफेक्टर डोमेन, और अडाप्टर प्रोटीन के पास भी डेथ इफेक्टर डोमेन प्रेजेंट है, ये दोनों बाइंड होंगे। जैसे ही ये DD इसके DD के साथ बाइंड करेगा और ये DED प्रोकेस्पेस के DED के साथ बाइंड करता है, वैसे ही ये प्रोकेस्पेस 8 जो है एक्टिवेट होके केस्पेस 8 में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो प्रोकेस्पेस 8 जो है एक्टिवेट होके केस्पेस 8 में कन्वर्ट हो चुका है। केस्पेस 8 क्या होता है? इनिशिएटर केस्पेस। पहले मैंने बताया था इनिशिएटर केस्पेस का काम होता है कि वो एक्सिक्यूशनर केस्पेस को एक्टिवेट करवाए। इनिशिएटर केस्पेस जो केस्पेस 8 है वो क्या करेगा? अभी एक्सिक्यूशनर केस्पेस को एक्टिवेट करवाएगा। अब जो कि एक्सिक्यूशनर केस्पेस भी किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए इसको प्रो केस्पेस 3 कहा गया है। सो ये केस्पेस 8 जो है अभी प्रो केस्पेस 3 को क्या करवाएगा? एक्टिवेट करवाएगा। सो प्रो केस्पेस 3 अगेन एक्टिवेट होके केस्पेस 3 में कन्वर्ट होगा। जैसे ही केस्पेस 3 एक्टिवेट होगा वैसे ये क्या करेगा? एपोप्टोसिस करवाएगा। उस सेल का जो है एपोप्टोसिस करवाएगा, सेल के अंदर जाएगा और सबस्ट्रेट को क्या करेगा? तोड़ेगा। और जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था कि वो ब्लेबिंग बनाना शुरू करेंगे, फ्रेगमेंटेशन में टूट जाएंगे और एपोप्टोसिस करेंगे कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसी तरीके से जो है सेल का एपोप्टोसिस होगा। सो आई होप आपको ये जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे समझ आया होगा। सो यहाँ पर मैंने स्टेप वाइज लिख के रख दिया है एक्सट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे के बारे में। इसे भी आप समझ सकते हो, मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। द एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल लिगांड FASL, it is a fatty acid synthetase ligand, binds with cell surface receptor termed death receptor as FAS। ठीक है, when FAS binds its ligand FASL, an adapter protein called FAS associated protein with that domain is secreted। ये आपका FADD जो मैंने दिखाया था। FADD contains two domains, death domain DD और a death effector domain DED। Interaction between FAS and FADD through interaction between the death effector domain DED activates procaspase 8। The complex of death receptor FADD and procaspase 8 is called death inducing signaling complex। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो डेथ रिसेप्टर था FADD का और जो प्रोकेस्पेस 8 था वो जब आपस में मतलब कंबाइन हुए थे, बाइंड हुए थे, तो उन्होंने क्या किया था? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया था जिसको डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, डिस्क, DISC। मतलब वही क्या करेगा कि फर्दर केस्पेज एंजाइम को क्या करेगा कि एक्टिवेट करेगा और एपोप्टोसिस करवाएगा। ठीक है, नाउ प्रोकेस्पेस 8 एक्टिवेट्स केस्पेस 8, द एक्सिक्यूशनर फेज ऑफ एपोप्टोसिस इज ट्रिगर्ड, एक्टिवेट्स प्रोकेस्पेस 3 which again activates executioner caspase such as caspase 3-7 which leaves substrate within the cell and the cell dies by apoptosis।
यहाँ पर एक बात आप याद रखना कि ये जो फास्ट रिसेप्टर है और जो केस्पेस 8 जो एक्टिवेटेड था उसको इनहिबिट कौन करता है, CFLIP, सी फ्लिप। ये एक प्रोटीन है, इनहिबिटरी प्रोटीन। ये दोनों को क्या करता है कि इनहिबिट करवाता है। ये क्या करेगा कि FADD और केस्पेस 8 के साथ क्या करेगा, बाइंड होगा और इनएक्टिवेट करवाएगा। तो ये आप याद रखना कि ये सी फ्लिप जो है प्रोटीन, ये एक इनहिबिटरी प्रोटीन है जो एपोप्टोसिस को बंद करता है, क्योंकि अगर एपोप्टोसिस होता रहा तो अच्छे सेल भी मारे जाएंगे। इस वजह से ये प्रोटीन हेल्प करता है एपोप्टोसिस रोकने में, इनहिबिट करने में। ठीक है, सो आई होप एक्सट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे के बारे में आप अच्छे से समझ चुके हो। अगर समझ आया हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।